हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। उसी में दोस्तों आज हम लेकर आए आप लोग का सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का जो मॉडल सेट जारी हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इस बार के मॉडल पेपर से मैच कर जाएंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या पता आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को देखिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिले, ताकि सभी बच्चे पढ़े और आगे बढ़े और एग्जाम में अच्छा नंबर ले पाए। दोस्तों ये आप लोग का पिछले साल पता है एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन मॉडल पेपर जारी हुआ था। तो चलिए सभी का हम उत्तर देख लेते हैं। सोशल साइंस में यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सभी में अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चलिए हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव जितने सारे सवाल है सभी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, इतिहास से लिया गया है। क्या सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप लोग देख के ही पता लग सकता है। इस बार भी आप लोगों को दोस्तों ये वाला मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक था दोस्तों, उसके लेखक कौन है? रूसो है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, जीसेबे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जीसेबे मैत्सिनी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो दोस्तों याद रखिएगा उनका जन्म जो हुआ था 1807 ईस्वी में हुआ था, इसलिए जीसेबे मैत्सिनी का जन्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 3 का सही हो जाएगा। 1807 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो नोट द ईयर दोस्तों 1928। जी हाँ दोस्तों, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तो 1928 को अच्छे से याद कर लीजिए, 1928 को भारत पहुंचा था और भारत का काफी विरोध हुआ था। अगला सवाल है, रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट क्या है? एक पशु रोग है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? सभी को पता है दोस्तों 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? तो कमेंट करके आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, और चलिए बता ही देता है दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो आप लोग हुआ था 1939 से 1945 तक। और अभी जिस प्रकार से दोस्तों माहौल चल रहा है, हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, ना हो तो ही बेटर है, क्योंकि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग का हुआ था ये हुआ था 1939 से 1945 तक। भयंकर विनाशकारी 6 सालों तक युद्ध चला था और समझ रहे हो तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो परमाणु बम से सारा दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगा। तो दुआ कीजिए कि युद्ध ना हो जिस प्रकार अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में हो रहा है। अगला सवाल दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध तो हाँ ये तो हो ही गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार डैश ने किया? तो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार दोस्तों यहाँ पर जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, तो ये वाला टिक हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता डैश को हुआ था? तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, यानी कि 8 का 5 मार्च 1931 सही आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों यहाँ पर 2-2 नंबर वाले सवाल है, कुछ है अच्छे वाले सवाल भी है, तो हम इसको सब्जेक्टिव जो पढ़ाएंगे तब देख लेंगे। चलिए अब फिर से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। भूगोल में, भूगोल का पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कौन करवाती है? तो ये दोस्तों हो जाएगा सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ गया, चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता डैश को हुआ था, यानी गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भर दीजिएगा। अगला सवाल है 8 नंबर हो गया आप लोग का, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, चलिए ये कुछ सब्जेक्टिव है, इसको हम बाद में आप लोग को बता देंगे। ये सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव का अलग से वीडियो हम ला देंगे। ठीक है, टेंशन मत दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल से जो पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका आंसर दोस्तों सेल हो जाएगा, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, याद रख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन के सामने है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH जो होता है नेशनल हाईवे, उसको बोला जा रहा है। तो वो होता है NH7 है यहाँ पर, लेकिन इसका नाम अभी बदलकर NH40 कर दिया गया। याद रख लीजिए NH7 रहे या फिर NH44। ठीक है, NH44 रहे या NH7, दोनों एक ही बात है। 7 को ही बदलकर 44 रखा गया है। अगला सवाल 16 नंबर, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो याद रखिएगा जो ठंडे में बोई जाती है। ठीक है, ठंडे के दिनों में जो बोई जाती है दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो फसलें बोई जाती है, ठीक है, वो फसलें रबी फसलें कहलाती है। तो वो चना हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा? चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो बरसात के मौसम में जो फसलें होती है, जैसे चावल हो गया, मोटे अनाज हो गया, ये सारे जो बरसात में होती है वो सारा फसल कौन सा होता है? वो खरीफ फसल होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ देख सकते हो स्क्रीन में।
नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो नवीकरण योग्य संसाधन उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा, ऐसा दोस्तों ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, मतलब चलती रहेगी बहुत दिनों तक, ठीक है। तो वो सौर ऊर्जा है, ये नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। कोयला का आप एक बार यूज़ कर लोगे तो ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है इसका स्रोत, ठीक है। आप सौर ऊर्जा थोड़ा यूज़ कर लोगे तो सौर ऊर्जा खत्म थोड़ी होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों स्क्रीन में आप लोगों के सामने सवाल है, ये आ गए हम लोग नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र का पहला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखिए झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 2000 ईस्वी। अगर डेट की बात करें तो 15 नवंबर इसका डेट हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 4 बार संशोधन किया गया था। कितना बार? 4 बार। नेक्स्ट, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो गैर लोकतांत्रिक देश कौन सा है इनमें से गैर लोकतांत्रिक देश? देखिए पाकिस्तान, भारत, संयुक्त अमेरिका की कोई नहीं। तो इसमें सभी लोकतांत्रिक देश है, सभी में दोस्तों लोगों का शासन चलता है, सभी में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो इसमें से कोई नहीं, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों यहाँ पर 1925 ईस्वी में की गई, यानी कि 28 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र डैश में बना। दोस्तों इस बार भी ये वाला सवाल आप लोग मॉडल पेपर में था, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से याद रख लीजिए। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 ईस्वी में बना था, याद रख लीजिए, ठीक। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ? तो बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भर दीजिए। और 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में रखा गया है। कौन से अनुसूची में रखा गया है? तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में दोस्तों इसको रखा गया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें से बहुत सारे सवाल दोस्तों आप लोगों को इस बार भी मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हर एक सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण बन रहा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 1995 को हुआ था, यानी कि 1995, ठीक है। और डेट की बात करेगा तो 1 जनवरी हो जाएगा, और ईयर कौन सा? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? यानी कि दोस्तों जो मनरेगा है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कितने जिलों में लागू किया गया है? तो याद रखिए ये 200 जिलों में लागू किया गया है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बोलेंगे कि मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलता है, ठीक है। मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलने की गारंटी है? अगर उतना दिन काम नहीं मिलता है तो सरकार उसके लिए घर बैठे बैठे पे करेगी, ठीक है। कमेंट करके बोल सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मनरेगा में यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों के लिए काम दिया जाता है लोगों को? अगला सवाल देखिए 39 नंबर क्या है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा हुआ है? तो ये दोस्तों 3 क्षेत्र में बांटा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में लोग जानते हैं जो कृषि विभाग, कृषि के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र में दोस्तों जो सेवा क्षेत्र का आता है, ठीक है। तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। नई आर्थिक नीति कब बनी? याद कर लीजिए, नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में बनी थी। कब? 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति बनी। 40 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, जीडीपी के पदों में वर्ष 2023 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? सॉरी 2023 बोल रहे हैं, 2023 तो भी आया ही नहीं है। 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो याद करिए इसका दोस्तों हिस्सेदारी 50 से 60% के बीच में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और नेक्स्ट सवाल हम लोग का, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, ठीक है, सभी लोगों को, सिर्फ विकसित देशों को, विकासशील देशों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर याद कर लीजिए, जो होगा विकसित देशों के श्रमिकों को, ठीक है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता किसको पहुंची है? विकसित देशों के श्रमिकों को पहुंचाई है, ठीक है, विकसित देशों को। हमारा इंडिया कौन सा देश है? कमेंट करके आप लोग बोल सकते हो। और फिर इन द ब्लैंक्स कुछ है दोस्तों, याद देख लीजिए, डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। रोजगार सुरक्षा किसको प्राप्त होती है? अभी सब कोई कौन सा रोजगार के लिए तैयारी कर रहा है? बिल्कुल सरकारी, यानी कि संगठित क्षेत्र, जिसमें रोजगार की गारंटी होती है, भाई तुमको रोजगार मिलेगा, छुट्टी मिलेगा तो उसका वेतन नहीं कटेगा, ठीक है। प्लस बहुत सारे वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर टॉर्चर नहीं, आपको 8 घंटा ही काम करना है। वही असंगठित क्षेत्र क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्टर, उसमें कोई फिक्स नहीं है, आप 10 घंटा भी काम कराएगा, 12 घंटा भी कराएगा, छुट्टी लीजिएगा तो उसका वेतन भी कटेगा,
ठीक है। तो वहाँ पर मजदूरों का जो होता है शोषण होता है, लेकिन जो संगठित क्षेत्र होता है दोस्तों उसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता है, इसमें सुरक्षा होता है रोजगार का। तो यहाँ पर संगठित क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पहल पर शुरू हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन दोस्तों विकासशील देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन शुरू हुआ था। तृतीय क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र अभी बोला कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 क्षेत्र का होता है। ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। सेवा क्षेत्र मतलब क्या? कोई टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला रहा है वो सेवा कर रहा है, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है वो सेवा हो गया, कोई बैंक में नौकरी कर रहा है तो लोगों को सेवाएं दे रहा है, तो ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। होटल ये सारा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? तृतीय क्षेत्र। कोई नौकरी कर रहा है अगर किसी कंपनी में तो वो विनिर्माण तब वो आ जाता है उद्योग में, मतलब कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है तो विनिर्माण उद्योग में आता है। लेकिन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र का आता है। तो यहाँ 45 का सेवा क्षेत्र सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जितने सारे महत्वपूर्ण सवाल है ऑब्जेक्टिव वो मैं सॉल्व कर दिया हूँ। सब्जेक्टिव का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग को उसका बता दूंगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, एक के बाद एक दोस्तों में जितना है। और ये देखिए साइंस का सेट 1 मैं कल ही करा चुका हूं, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जल्दी से देख लीजिए। इसमें टोटल दोस्तों आप लोग को 4 सेट है और मैं सोच रहा हूँ सारा चीज कंप्लीट करा दूं, चारों सेट का क्वेश्चन आप लोग को बता दूं, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण आप लोग एग्जाम की दृष्टि के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का मॉडल पर है। प्रीवियस ईयर तो एग्जाम हो नहीं पाया था, लेकिन हाँ पैटर्न देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का था, तो इस बार जरूर क्वेश्चन इसमें से उठेगा और 100% बनेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, सिर्फ अपने तक ये लाभ सीमित ना रखे दोस्तों, अपने दोस्तों को भी पहुंचाए तक उनको भी इसका लाभ मिले, किसी का अच्छा कीजिएगा तो आपका भी जरूर अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।